अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर ताहिरा। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सेहत सबके लिए। हमारी हमेशा खुदा से यही दुआ होती है कि हमारी सांसें जो हैं वो चलती रहें और सही चलती रहें, और उसके लिए हमारी फेफड़ों की जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब एक के बाद एक चीज़ आना शुरू हो गई। पहले जी कोविड था, उसके बाद फ्लू हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, हर किसी को खांसी ज़ुकाम हो रहा था। फिर निमोनिया जो है आजकल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसने हिट किया। आगे जब स्प्रिंग या बहार आएगी तो पोलन के मसले शुरू हो जाएंगे। टीबी तो वैसे ही हमारे पूरी की पूरी जो है जब से हम बने हैं तब से हमारे साथ टीबी जो है वो चिमटी हुई है। इन सारे मसलों के साथ साथ फेफड़ों में अब स्मॉग का भी बहुत ज़्यादा मुदाखलत हो गई कि जिस तरह की पोल्यूशन है और जैसा स्मॉग हो गया उसमें सांस की तकालीफ बहुत हो गई। ऊपर से हमारी कुछ आदत ऐसी हैं, हम स्मोक बहुत करते हैं, हम पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं करते, और हमारी कोई इतनी हेल्दी ब्रीदिंग किस्म की हैबिट्स भी नहीं होती। इसलिए हमने सोचा कि आज हम इन डिटेल बात करेंगे इन सारे मसाइल के बारे में, और साथ साथ बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि सोने से रिलेटेड है और नींद से रिलेटेड है कि जब आपको सांस की तकालीफ होती है तो आप सही नींद नहीं लेते, और जब नींद सुकून की ना आए तो आपका पूरा का पूरा दिन भी मुतासर हो जाता है। हमारे साथ बहुत ही मशहूर डॉक्टर हैं, हर कोई उनको जानता है, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, फेफड़ों के माहिर अमराज हैं, डॉक्टर शाज़ली मंजूर। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं डॉक्टर शाज़ली आप? बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम थैंक यू सलाम, वेरी कैसे मच। हैं? अच्छा, सबसे पहले तो आप ये बताइए, सबसे पहले बात ये करेंगे, बहुत ज़्यादा सर्दियां हैं आजकल और काफ़ी ज़्यादा बच्चों को स्पेशली निमोनिया की तकलीफ हो रही है। लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है निमोनिया को लेके कि भाई ये कैसे हो जाता है, कैसे इसके प्रिवेंट किया जाए और किस तरह से इसको ट्रीट किया जा सकता है, और कॉम्प्लिकेट होकर खुदा न खास्ता क्या हो सकता है। जी, देखिए निमोनिया जो है ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकती है, वायरस से भी हो सकता है। तो ये जो मौसम चेंज होता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी में, इसमें बहुत सारे वायरल इन्फेक्शंस ज़्यादा हो जाते हैं। और चूंकि सर्दी पड़ रही होती है, लोग इंडोर रहते जी हैं, और ये इसको सूट करता है वायरस को जो है अपना मतलब अपने तादाद बढ़ाने में। और इसमें फ्लू की वायरस भी होता है जिसको हम इन्फ्लुएंजा कहते हैं, इसमें कोरोना वायरस भी हो सकता है जो आजकल नया एक वेरिएंट्स आया हुआ है। इसके अलावा एक आरएसवी वायरस होता है। तो ये सारे वायरसेस जो है अटैक करते हैं इसी मौसम में, ये बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होते जाते हैं। इनको ये एनवायरनमेंट चाहिए होती है, कोल्ड एनवायरनमेंट, ड्राई एनवायरनमेंट, और ये इसमें पलते हैं। तो ये क्या करते हैं कि फिर अटैक करते हैं, ख़ास तौर पे ये बच्चों में ज़्यादा अटैक होता है इस मौसम में। और जब वो अटैक करते हैं तो उनके साथ उनको एक नज़ला, ज़ुकाम, खांसी की कैफियत हो जाती है। लेकिन अगर ये ज़्यादा इसकी जो है इंटेंसिटी या सेवेरिटी ज़्यादा हो जाए, शिद्दत, तो फिर ये निमोनिया करती है, लंग्स को डैमेज करती है और इससे अमवात हो जाती हैं। अब ये पंजाब में आप हम लोग पढ़ रहे थे कि कोई 250 पौने 300 जो हैं वो बच्चे निमोनिया का शिकार हुए। तो ये उसका एक पैटर्न होता है और वो इस सीज़न में आता है। तो फिर बच्चों को हम कैसे सेफ रखें? क्या हमने उनको बहुत ज़्यादा गर्म रखना है या उनको खुराक में कोई ऐसी चीज़ देनी है? और कैसे डिटेक्ट कर लिया जाए कि भाई ये जो खांसी उनको हो रही है ये आम कोल्ड नहीं है, ज़ुकाम नहीं है, इन्फ्लुएंजा नहीं है, बल्कि निमोनिया में कन्वर्ट हो चुका है? ये कैसे हम डिटेक्ट करेंगे? कौन से रेड फ्लैग्स होते हैं और फिर कौन सी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है? देखिए, जो बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी कम होती है ना, वो 5 साल से उम्र के बच्चों में होती है, 5 साल से कम उम्र बच्चों और बूढ़ों में होती है। तो इनका ख़ास ख्याल रखना चाहिए। ये जो निमोनिया, ये वायरस जो इन्फेक्शन होती है, ये अमूमन प्री टर्म जो उसे हम आम ज़ुबान में जो कहते हैं, जो बच्चे प्री मैच्योर पैदा हो जाते हैं, या जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, या जिनको ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो मदर्स ने नहीं की होती। इसके अलावा उनको कोई कंडीशन हो, कोई मेडिकल कंडीशन है, कोई लंग्स डैमेज हुए हैं बाय बर्थ, उनके जो बर्थ के बाद हो गए हों, या उनको कोई हार्ट डिजीज़ हो, सुनते हैं कि जी वो दिल में सुराख हो गया, जी बाद में वो जाके बच्चा ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस बच्चे की इम्यूनिटी को कम करती हैं, और ये फिर बहुत ज़्यादा ये वल्नरेबल हो जाते हैं, इनको लगने के चांसेस होते हैं वायरस का अटैक होने के। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चों के जो ईपीआई प्रोग्राम है जी उसमें क्या इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन। वैक्सीन लगी है, क्या उनके डॉक्टर ने उनको या उनके वालिदैन ने उनको निमोनिया की वैक्सीन लगाई है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के इस तरह हो जाती हैं। फिर जब मौसम चेंज होता है तो हम लोग आपने देखा कि शादी ब्याह की तकरीबात बहुत हो जाती हैं, छुट्टियां हो जाती हैं, घरों में लोग रहना शुरू कर देते हैं। तो एक बच्चा कोई बीमार हो स्कूल में या किसी गैदरिंग से, तो वो घर आएगा तो वो बाकी अपने सिबलिंग्स को या बाकी बच्चे अपने जो उसके बहन भाई हैं या अच्छा, हम उनको बीमार डिफरेंशिएट करेगा। कैसे करेंगे? क्या निमोनिया के वक्त बहुत ज़्यादा इनको बुखार हो जाएगा जी, तेज़, जी। और वो जो खांसी या ज़ुकाम, आम ज़ुकाम खांसी में होता है, उससे किस तरह से आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि भाई ये निमोनिया है और इसको इमीडिएट एक्शन की जी, ज़रूरत है? आम ज़ुकाम जो आप बात करें उसको हम कॉमन कोल्ड कहते जी हैं, और जो फ्लू होता है वो ज़रा इससे शिद्दत वाला होता है।
अमूमन उनके अलामात एक ही तरह होते हैं, उनको खांसी होगी, छींकें आएंगी, नज़ला होगा और बुखार होगा। बुखार इतना तेज़ नहीं होता, कॉमन कोल्ड ये जो आम जी नज़ला ज़ुकाम होता है, बिल्कुल। यूजली ये 2 से 3 दिन में चला जाता है। और घर के टोटके भी लोग कर लेते हैं, यखनी है और ये चीज़ें वगैरह दे के। इसके अलावा आप पैनाडोल, पैरास्टामोल दे सकते हैं। लेकिन अगर इसकी शिद्दत ज़्यादा हो जाए, बुखार तेज़ होने लग जाए, खांसी शदीद होने लग जाए और बच्चे अपना सांस तेज़ तेज़ लेने लग जाएं, तो इसका मतलब है कि ये अब इसका कॉम्प्लिकेशन शुरू होगी, जिसको हम बात कर रहे हैं वो निमोनिया। तो फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए और डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अच्छा, ये जो सांस तेज लेना आपने कहा है या आपको दिखता है जैसे इंटरकॉस्टल रिसेशन जिसे कहते हैं जी कि आपकी जी फेफड़ियों जी के बीच में उस जी जगह जी अंदर की वो तरफ जी खींचना अंदर शुरू हो अंदर जाती है। धंस जाती है। अच्छा, और साथ आपने ये भी देखना है कि कहीं उनका मुंह तो है वो नीला तो नहीं हो रहा, हाथ जी पाँव नीले तो नहीं जी हो रहे और जी उनको ऑक्सीजन की कमी तो नहीं हो रही। जी अच्छा, इसी के साथ साथ बहुत सारे बच्चों को दम्मा भी होता है, जी दम्मे का मसला भी होता है, जिसमें वो खांसते हैं और सीटियाँ सी बजना शुरू हो जाती हैं। और ये जो बच्चे होते हैं, ये अक्सर डॉक्टर्स उनको कहते हैं कि कुछ अरसे बाद दे विल ग्रो आउट ऑफ इट एज वेल। जी तो जो दम्मे के बच्चे हैं उनके लिए जो ख़ास इलाज है वो भी बता दें, और इसमें नेबुलाइजेशन का जो रोल है या किस तरह से कल लेकर चलना चाहिए, स्पेशली पोलन आ रहा है, डस्ट हो गई या जो भी है, उसके बारे में भी थोड़ा जी डिटेल इसमें 2-3 बताइए। बातें कि देखें, जो अस्थमा होता है यूजली बाय बर्थ होता है या वेरी अर्ली एज में, इन्फेंसी में शुरू हो जाता है। और उसके अलामात आपने ख़ुद बता दी कि बच्चे के सीटियों की आवाज़ आती है, सांस उसका ज़्यादा फूलने लग जाता है और माँ बाप मतलब उसको पहचान लेते हैं, कर सकते हैं। लेकिन अमूमन बच्चे इतने उनमें इतनी ज़्यादा वो होती है कि वो अगर बड़ा बीमार होगा तो वो आपको बता सकेगा कि जी मुझे मेरी सांस की तकलीफ़ है। लेकिन बच्चा खेलता कूदता रहेगा, उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो हम उसको मिस कर जाएंगे, ये हमसे होगा नहीं। तो पहली तो बात है कि अगर बच्चे को डायग्नोज हो गया है कि बच्चा आपका अस्थमा का है, इसको लेबल हो गया, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। टोटली रिवर्सिबल डिज़ीज़ है, वो ठीक हो जाती है, कंट्रोल्ड हो जाती है। और अगर उन बच्चों में ये बच्चे इससे आउटग्रो कर जाते हैं, जो आपका सवाल है, निकल जाते हैं इस बीमारी से, जिनका एस्मा कंट्रोल्ड होता है वो अपने ठीक टीन्स में या टीन एज में वो निकल जाते हैं। जिनका नहीं होता फिर उनको वक्फे सी बीमारी बाद में उनकी ज़िंदगी में आती रहती है। ठीक है। अच्छा, हमें जो है क्या करना चाहिए फॉर गुड ब्रीदिंग या गुड लंग हेल्थ? जैसे कोई डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं या कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे कि हमारे लंग्स अच्छे हों? एक तो हमें स्मोकिंग और ये वेपिंग और इन सारी चीज़ों से दूर रहना चाहिए, और इसमें सेकंड हैंड स्मोक और पैसिव स्मोकिंग की भी बात कीजिए, और दूसरा पोल्यूशन से कंट्रोल और स्पेशली स्मॉग से कंट्रोल की भी बात कीजिए, और फिर थोड़ी सी हमारी लंग हेल्थ की भी आप बात कीजिए। देखिए, लंग हेल्थ तो आपने खुद ही बता दी है कि आजकल जिस तरह स्मॉग है, तो उसमें आप जब निकलें तो आप इनडोर एक्टिविटीज़ अभी ज़्यादा करें, आउटडोर्स ना करें। अगर आउटडोर आपने करना है तो आप मास्क पहने, ठीक है। फिर हमें हमें अपना खुद भी हमें ये पता होना चाहिए कि स्मॉग बेसिकली एक हमने खुद क्रिएट की, इट्स अ बिल्कुल। मैन मेड ओजोन लेयर, जिसमें ये सारे जो आप कह रही हैं स्मोक है, ये जो धुएं हैं, ये इंडस्ट्रीज़ के हैं, गाड़ियों के हैं। फिर आप देखें कंस्ट्रक्शन बहुत हो रही है, अर्बनाइजेशन हो रही है, लोग शहरों की तरफ ट्रीज कम से मुंतकिल हो कम रहे हो हैं, रहे हैं। ट्रीज़ कम हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हम बना देते हैं। फिर बारिश नहीं हो रही, तो ये ओजोन लेयर ख़तरनाक एक लेयर जो है ये ऊपर बैठ जाती है। तो ना ऊपर से धूप सही आएगी हाँ। और ना जो है हवा सही आएगी। और हवा में ज़ाहिर बात है वो मिकदार होती है ऑक्सीजन की जो होनी चाहिए। इसके अलावा आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ जाता है, आपका जो पार्टिकुलेट मैटर है वो बढ़ जाता है, और इससे फिर ये सांस की बीमारियां, कैंसर है, सांस की बीमारियां, बच्चों की बीमारी, ये जो आप अभी सारी बातें करें, ये बढ़ तो फिर जाती हम हैं। क्या करें? हर तो बंदा अपने घर में जो है कुछ प्लांट्स भी लगाए, जी कोशिश करे कि अगर आपकी गाड़ी का इंजन ख़राब है तो जी उसको फिक्स जी कराए, और धुएं का खामखा सबब ना बनाए, कूड़े को जलाए नहीं, दफना दे। एब्सोल्युटली और ठीक है। क्या क्या करें? और ये है कि आप कुछ और तरीके से सफ़र करें। हाँ, गाड़ियाँ अगर घर में 4 गाड़ियाँ, तो हर बंदा एक-एक गाड़ी लेके जा रहा बिल्कुल। है। आप कारपूल कर सकते हैं। अगर आप बैंक में काम करते हैं, हॉस्पिटल में काम करते हैं, किसी इदारे में काम करते हैं, तो जो लोग एक जगह से आ रहे हैं वो पूल करें। अब देखें, जो मेट्रो बस सर्विसेज और जो दूसरी जो हमारी चलती है बिल्कुल, पब्लिक बस पब्लिक सर्विसेज को बसेस हैं, इस्तेमाल करें। इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि लोग बहुत सारे बैठ जाते हैं ताकि आप कम से कम गाड़ियों को यूज़ करें। उसका धुआं, उनकी कंबशन से जो गैसेस और जो पार्टिकल्स होते हैं, वो ये सारे आपकी हेल्थ के लिए जो है मुज़र हैं। तो पहली बात तो ये है कि इन सब चीज़ों को आपने जो है ना, जो मुज़र से चीज़ें हैं
उसमें आपने इनको अवॉइड करना है। यही आपकी लंग्स की हेल्थ को की गारंटी दे तो सकता जो है। लोग आजकल ईंधन के लिए जलाते हैं, जैसे लकड़ियाँ जलाते जी, हैं या जी, उसमें चूल्हा जलाते हैं या हीटिंग के लिए भी जलाते हैं, तो उसमें स्मोक आ रही होती है, जी। तो क्या वो स्मोक भी हमारे लिए उतनी ही जी, हमारे हार्मफुल है? लिए देखिए कोयला जलाना, लकड़ी जलाना, हमारे पास दूर-दराज इलाके से जो मरीज़ आते हैं, उनको मसला होता है कि ओवर द ईयर्स उन्होंने 20-30 साल जो ये आग जलाई, उसका धुआँ इन्हेल करते हैं। ये ऐसे ही है जैसे आपने 20-30 साल जो है सिगरेट पी हो, तो बिल्कुल। उनके लंग्स डैमेज हो जाते हैं। और आप देखें जब हम उनके अंदर से मुआयना लंग्स का करते हैं तो वो काले हुए, उसमें काले धब्बे पड़े होते हैं और फिर उनके लंग्स जो हैं वो फंक्शनल नहीं रहते। वो अपना जो उन्होंने ऑक्सीजन बनाने, बेसिकली लंग्स का काम है कि एयर से एयर जब आप इनहेल करते हैं उसमें ऑक्सीजन होती है, वो लंग्स उसको प्योरीफाई करके आगे जो है ना ब्लड में भेजता है, पूरे हमारे अज़ा में जाता है। तो उस वो प्योरीफाई नहीं होता, तो जब प्योरीफाई नहीं होगा और मतलब आगे ऑक्सीजन सही नहीं जाएगी तो फिर हर तरह की बीमारी होगी, जिसमें सांस की बीमारी है, दिल की बीमारी है। तो ये सारी चीज़ें उस ईंधन जलाने की वजह से होता है। तो इसको अवॉइड करने के बहुत सारे तरीके हैं। अब उसमें लोग ये कहते हैं जी हमारा तो वो मतलब हम सारी कुकिंग या सारा कुछ हम उसी में करते हीटिंग हैं। सिस्टम वो सारा हम उस पे, लेकिन उसको अगर आप बेहतर तरीके से कर लें तो वो धुएं को आप कंट्रोल कर सकते हैं और उसे अवॉइड कर सकते हैं। इसकी मिसाल आपने अभी ख़ुद दे दी कि अगर ये जो कूड़ा जलाते हैं आप अपने उसमें देखें, नेबरहुड में देखें, अगर दूर किसी ने कूड़ा या पत्ते जलाएंगे वो सारा धुआं आपके घर के अंदर आ जाता है, बिल्कुल। धुआं अपनी जगह बनाता है। तो ये बहुत ख़तरनाक है। तो इससे आपने अवॉइड करना है। बाकी लंग हेल्थ में ये कि आप अच्छी ग़िज़ा खाएं, आप नींद अपनी पूरी करें। अगर आप बीमार हैं या आप बूढ़े हैं या बच्चे हैं उनको अगर कोई तकलीफ़ है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं तो उनको विटामिन्स दें। बेसिकली अपनी फैमिली में भी आपने मेक श्योर करना है कि सिर्फ आपका सिगरेट पीना नहीं, आप अपनी फैमिली में क्लोज डोर्स में जब आप सिगरेट पीते हैं तो आपकी जो अहलिया हैं और आपके बच्चे हैं वो सब भी मुतासर होते हैं। और आप स्पेशली जब से हालात ख़राब होते हैं तो आपने टायर नहीं जलाना प्लीज़, क्योंकि आपका गुस्सा जिस पे भी हो, लेकिन अगर आप टायर जलाएंगे तो आपकी आइंदा की जो सारी नस्लें हैं और स्मॉग है उसकी वजह से आपकी सेहत जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होगी। अब हम थोड़ी सी बात इसके ऊपर भी कर लेते हैं कि ये जो लंग कैंसर्स हैं, ठीक है, लंग कैंसर के कौन से ऐसे अलामात होते हैं जिसको देखते ही या सुनते ही आपको डर लग जाना चाहिए कि नहीं शायद मुझे वाकई लंग कैंसर हो गया है? मतलब खांसी तो आपको पता है बहुत सारी चीज़ों में हो रही होती है, तो ऐसे खांसी के साथ साथ वज़न गिरना या और क्या क्या है, बलगम में खून आना जो हम अक्सर देखते हैं, और क्या कुछ होगा? पहली बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, अगर मेरे क्लिनिक में कोई आया है वो खांसी कर रहा है, उसको खांसी का बलगम है, बलगम में खून भी आ रहा है, तो मेरा पहला सवाल उससे ये होता है कि आप सिगरेट पीते हैं कि नहीं। सिगरेट जो है ना वो नंबर 1 कॉज है लंग कैंसर की, और ठीक है। दूसरी कोई नहीं है। पोल्यूशन भी आप ले लें अच्छा, कि ये लेकिन सिगरेट की फैमिली में ये जो वेपिंग है ये सब भी आप मेंशन कीजिए, क्योंकि जी, लोगों को अब लगता है कि शायद ये ऑल्टरनेटिव्स लेस हार्मफुल होंगे। जी। तो इसमें सिगरेट स्मोकिंग नंबर 1 कॉज है लंग ठीक है। कैंसर की, और नंबर 1 डेथ है कैंसर की इन द वर्ल्ड। इसमें कोई दूसरा वो नहीं है। लोग कहते हैं जी कोई नहीं, और लोग भी तो सिगरेट पीते हैं। मतलब आप लोगों की मिसाल, हम तो सारा दिन मरीज़ देखते रहते हैं ना, तो मुझे जैसे ही कोई बंदा कहता है मैं सिगरेट पिया, मेरे मतलब कहते हैं कान खड़े हो जाते हैं मेरे, मतलब एकदम से मैं वो हो जाता हूँ कि नहीं इसको देखो, ये इसका एक्सरे कराओ, इसका सीटी कराओ, कोई चीज़ ठीक नहीं होगी। तो अमूमन मोस्ट ऑफ द टाइम वो कैंसर ही निकलता है। इसके अलावा लंग्स को डैमेज करता है। लंग्स की जो आप जैसा कह रहे हैं कैसे हेल्दी रखना है, तो वो हेल्थ को डैमेज कर देता है, लंग्स की हेल्थ को, और अंदर टार जम जाता है, जिसे हम आम जुबान में कहते हैं तारकोल। आप कभी सड़क पे बिछता हुआ देखें बिल्कुल। तो वो लंग को इतना सख्त कर देता है, निचोड़ें तो वो तार नहीं, तो वो क्या फंक्शन करेगा। लंग एक स्प्रिंग की तरह है, एक फोम की तरह, जिसको आप दबाएं वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, फूलता है, फिर वो तंग होता है। ये लंग्स का काम है। तो आप उसको डैमेज कर देते हैं। उसकी जो सफाई का निज़ाम है, जैसे हम रोज़ाना आप बात करें, बहुत से पोल्यूटेंट्स हम लेते हैं अपने जिस्म में, तो वहाँ पे उनको सफाई करने वाली सेल्स होते हैं, वो उनको निकाल के बाहर फेंकते हैं। आपकी क्लिनिक, अल्लाह ताला ने इतना ज़बरदस्त निज़ाम बनाया, तो हम क्या करते हैं, वो अपनी पूरी लाइनिंग, पूरी जो उसका सिस्टम है, हम उसको ख़त्म कर देते हैं, तो फिर हर चीज़ अटैक करती है। ये उसी ऐसी मिसाल है कि अगर आपकी चार दीवारी घर की ठीक नहीं होगी और हर जगह से टूटी होगी, तो सबसे पहले चोर अंदर आएगा। तो ये बैक्टीरिया, ये वायरसेस बैठे होते हैं ऐसे लंग्स की तरफ, जिस तरह कोविड में हम कहते थे कि जो सिगरेट पीते थे या जिनको लंग्स का प्रॉब्लम था, फेफड़ों का, अस्थमा था। उसमें वो अटैक करता था। तो बात ये है कि ये जो सिगरेट स्मोकिंग है वो पैसिव हो, वो ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि
जो पी रहा होता है ना वो तो एक धुआं दूसरों पे मार रहा होता है, खुद साथ उसने वो भी एक फ़िल्टर भी लगाया होता है, लेकिन दूसरे को तो वैसे वो भी नहीं करता करता। है। अच्छा, जो वेव्स है अमेरिका में बहुत सारी डेथ्स हुई बच्चों में, ये बच्चों टीन एजर्स को लेके आता है वेव जो है। ये नई इंडस्ट्री है, क्योंकि जब आप टोबैको कम करने की बात करते हैं, वो टोबैको बढ़ाने की बात करते हैं, बिल्कुल। टोबैको का यूज़, तो वो क्या करते हैं बच्चों को वेव पे लगा देते हैं। जब वो वेव पे मेंथॉल वेव वगैरह करते हैं तो यही बच्चे, इनको एडिक्शन हो जाती है और 2 से 3 साल बाद ये स्मोकर्स बन जाते हैं। ये बिल्कुल ऐसा कोई साइकोलॉजिकल इसका बिल्कुल इफेक्ट होता है। ऑब्वियसली। फिर वेव जो होता है वो पानी के थ्रू होके जाता है। ये इसी तरह है जैसे आप हुक्का कोई पीता हो, या शीशा, जो शीशा कैफ़े बिल्कुल बन गए कॉफ़ी। थे और हुकूमत ने इस पे बड़ा अच्छा वो शुक्र लिया। है। तो ये अगर आप शीशा 1 घंटा स्मोक करें, वो 100 सिगरेट स्मोक करने के बराबर है। ओह 100 माय सिगरेट। गॉड, आप सोचें लोगों को तो अंदाजा हम ही नहीं क्या है। कर रहे हैं अपनी जनरेशन के, और वो अपनी यंग क्लोज लोगों के स्पेसेस से, में करते हैं, और आपने देखा है, क्लोज बिल्कुल स्मोकिंग से, बिल्कुल बिल्कुल। बंद जगह तो पे। ये जो स्मोक है ये आपकी सब लंग्स को डैमेज करती है, फिर हर तरह की जरासीम वो करते हैं। और जो सिगरेट आप जलाते हैं ना, उसका जो पेपर होता है, जब टोबैको बर्न करता है तो 200 टाइप्स के ऐसे अज्जा रिलीज होते हैं जो कैंसर करते हैं। सच में तो यू कैन इमेजिन कि आप अपने साथ, हेल्थ के साथ कितने क्या सारे करें। लोगों को भी आप जी, तो मुतासिर ये कर जो रहे हैं वेप इससे। है, अमेरिका में बहुत सारी डेथ्स हुई, वो इसी तरह हुई यंग लोगों की, वेंटिलेटर पे चले गए और वो थे 18-19 साल के बच्चे, और वो लंग्स को जाके उन्होंने डैमेज किया, जिस तरह कोविड कर रहा था। तो फिर वहाँ पे भी उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। तो ये चीज़ें, आप एक एडिक्शन से दूसरी एडिक्शन पे, ये मेरा अपना हाँ, लेकिन पर्सनल वो आजकल है। आप देखिए, लोग इतना कूल समझते हैं अपने आप जी, को, जी, वेप उन्होंने जी, लटकाया होता है और जी। उसको समझते हैं कि ये कोई स्टाइल हाँ, ऐसे स्टेटमेंट है, और करके बस वो हर वक्त वो इस तरह इनहेलर, ओ आई हैव दिस वेप, आई जी, हैव दैट वेप। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं या बड़े भी देख रहे हैं, उनको ये नहीं एंकरेज करना चाहिए बिल्कुल भी, देखिए क्योंकि ना, ये 60s में 70s में ये जो मालब्रो हाँ आपने रखा सिगरेट, वो निकाल के, हाँ ये वेब बिल्कुल भी ऐसे ही है। अब बिल्कुल वही सेम उसी तरह वही वो चीज, एक उसको आपको, साइकी के साथ हाँ, खेल रहे हैं ना साइकोलॉजी कि बड़ा हीरो मुझे, हाँ, निकलेगा, हीरो वेप निकलेगा, निकालेगा। मैचो मैन है, या लेकिन वो आप है। ये ज़रूर इनको बताइए कि जितना ज़्यादा लोग स्मोक करते हैं, उतनी उनकी सारी काबिलियत एक्चुअली उनकी बॉडी की कम हो जाती है। वो तो 2 कदम सही नहीं ले सकते, जी, उनकी जी, सांस फूलने जी, लगती है, तो जी, उनकी जी, किसी किस्म की भी कुवत या माचोइज्म जो है वो वो ख़त्म नहीं हो जाता है। बरकरार रहती, बल्कि ख़त्म हो जाती है। और ऊपर से आपके मुंह से स्मेल आना, और आपके दांत ख़राब होना, आपकी सर्कुलेशन ख़राब होना, वो सब भी और बहुत फिर ज़्यादा आपकी जो होता है। फैमिली मेम्बर्स हैं ना, आपके बच्चे हैं, आपकी वाइफ हैं, आपके घर में वालदैन हैं, वो बीमार हो जाते हैं। फिर स्मोकिंग जो ख़वातीन यहाँ तो नहीं, वेस्ट में ज़्यादा नहीं, करती, यहाँ पे भी अब बहुत ज़्यादा हाँ, कॉमन हो और गया जो जो अनफॉर्चुनेटली। उनके घर में जो उनके हस्बैंड स्मोक कर रहे हैं या उनके एल्डर स्मोक कर रहे होते हैं, तो वो जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं ना, जब वो स्मोक इनहेल करती हैं तो उनके बच्चों में फिर प्रॉब्लम मसाइल शुरू होते आते हैं, हैं। प्री मैच्योर होंगे, बर्थ डिफेक्ट्स हो जाते हैं। तो ये, हाँ, तो ये चीज़ें जो हैं अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जैसे फालिज के पेशेंट हैं या किसी और मरीज़ होते हैं या सर्जरी हुई होती है, तो बिस्तर के ऊपर होते हैं, तो उनके लिए कितना ज़रूरी है कि वो थोड़ी सी जो है वो एक तो वो जो आपका स्पायरोमीटर होता है, या जिसके अंदर नेबुलाइजर, आप जी, नहीं, जिसके अंदर आप ब्लो करते जी, हैं, जी, वो जो, जी, हाँ, जी, वो वाली एक्सरसाइज करें। और जो लंग की एक्सरसाइज होती है, जो लंग टैपिंग होती थी पहले, हमें बाकायदा सिखाया जाता था कि आप टैप करें ताकि फ्लूइड जमा ना हो, या बिल्कुल आपने फ्लैट नहीं सोना। इसके ऊपर थोड़ा सा बात करें, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे बेड रिडन हैं, जी, तो जी, उनकी लंग हेल्थ को कैसे मेक श्योर जी। करना है कि ना हो। एक तो ये है कि मरीज़ को, या जो ऐसा मतलब पेशेंट है जो डिसेबल है, जो खुद मूव नहीं कर सकते, तो उसके लिए कि एक तो आपने जो है ना उसको टर्न करना है आपने, ठीक है, मतलब रोज़ाना कभी जो है 2 घंटे इस साइड पे, 2 घंटे 2 घंटे इस उस साइड साइड पे, पे और थोड़ा जो उनका जो हम जिस तरह एलिवेटेड रखें। एलिवेटेड रखें ये एरिया, तो वो ये होता है कि जो हमारी रतूबत या हमारी बलगम या हमारा जो ये जिसे हम कहते हैं स्लाइवा वगैरह, वो फिर हमारे लंग्स में नहीं जाएगा, वो ठीक है, हमारे पेट में, उनके पेट में चला जाता बिल्कुल है। अगर ये लंग्स में चला जाए तो ये इन्फेक्शन कर सकता है। ठीक। और दूसरा ये है कि इंसेंटिव स्पायरोमीटर हम उसे कहते हैं, वो ऐसे गुब्बारे होते हैं, वो उसमें आप बॉल्स जोर हैं। लगा के वो करें तो आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। लेटने से ये होता है कि लंग्स जो हैं वो कोलैप्स कर जाते हैं ठीक नीचे है, के बेस से, ठीक। वो खुलते नहीं, जब वो खुलेंगे नहीं तो वो ऑक्सीजन नहीं बना सकेंगे। तो और उसमें जब वो कोलैप्स होते हैं तो फिर वही बात है कि वो बैक्टीरिया जो है उन लंग्स में अटैक करता है, क्योंकि वो उनकी जो जिसे कहते हैं ना कि वो एक बीमार लंग हो जाता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। फिर उनको जितना आप बिठाना चाहें, जितना आप दिन में उनको बिठाएं वो ज़्यादा है, बेशक सपोर्ट ठीक के है। साथ बिठाएं। हाँ, उनको अगर बलगम है, अगर उनको वो खांसी, क्योंकि वो इतने कमज़ोर होते हैं, वो खांसी खांस करके नहीं बलगम सकते। नहीं निकाल सकते, उनकी जो कमज़ोरी की वजह से जो हमारी मसल्स हैं कमज़ोर हो जी। जाते हैं।
एफर्ट उनकी इतनी नहीं होती, तो फिर आप उनको नेबुलाइज करते हैं या उनको सेलाइन के साथ पानी के साथ ऐसे भाप दे सकते हैं, या नेबुलाइजर में कोई दवाई डाल के आप दे के फिर आप उनको पीछे हल्का मारेंगे, तो जब वाइब्रेशंस होती है ना बलगम हिलती है, वरना वो बलगम जाके सांस की नाली में। टैपिंग का तरीका क्या होता है? उसका टैपिंग का ये होता है, ये ऐसे करके ना आप मारें हल्का सा सब जगहों पे, और फिर उन्हें कहें आप खांसी करें। इससे ये होता है कि वाइब्रेशन से बलगम हिलती है, मुख्तलिफ जगहों से निकलती है और वो निकाल देते हैं। अगर वो निकालें भी नहीं तो खांसी करेंगे तो वो उसको निगल जाएंगे, वरना वो जम जाएगी सांस की नालियों में, वो लेसदार हो जाएगी और वो निकालने से तो थूकना जरूरी है। अच्छा, ये जो एक्सपेक्टरेंट्स का रोल है इसका भी थोड़ा एक्सप्लेन करिए कि कितना अच्छे होते हैं ये जितने मार्केट में हमारे ब्रोंकोडायलेटर या म्यूकोलिटिक या एक्सपेक्टरेंट होते हैं अगेंस्ट कॉफ सप्रेसेंट, क्योंकि हमारे यहाँ तो ज़्यादातर लोग सिर्फ कॉफ सप्रेसेंट ले लेते हैं जिससे खांसी रुक जाए और नींद भी आ जाए और आराम से सो जाए, तो इसका क्या रोल है? जी डॉक्टर ताहिरा, आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया। एक तो ये ओवर द काउंटर मेडिकेशन बहुत यूज़ होती है जो हमारे पास मरीज़ आते हैं। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, मरीज़ को तो नहीं पता कि इस टाइम इसने बलगम निकाली या खांसी रोकनी। खांसी किसी वजह से आती है, वो एक अलामत है। तो मुझे लोग कहते हैं जी आप खांसी रोकें, मैंने कहा जी खांसी एक अमल है फितरतन, ठीक है ना, वो इसलिए आ रही है कि आप इस बलगम को निकालें, या कोई वजह से आ रही है, जिस तरह किसी को एस्थमा हो गया है, टीबी हो गया है, कैंसर जैसा भी हम बातें कर रहे थे। तो आप उसको जब सप्रेस कर देंगे ना, तो हो सकता है वही जो बलगम की अभी हम बातें कर रहे हैं स्पूटम की, वो नहीं निकलेगा, तो उसमें जरासीम होते हैं, वो जरासीम वहीं पे रहेंगे और वो अटैक कर देंगे। तो इसमें बड़ी एक सिंपल सी बात मैं एग्जांपल दे देता हूँ, यहाँ अपने मरीज़ों को देता हूँ कि अगर ब्लड प्रेशर है किसी को और उसकी वजह से उसको सर में दर्द है, तो आप सर की दर्द का इलाज करेंगे या ब्लड प्रेशर का इलाज करेंगे? तो ज़्यादातर लोगों का जवाब मुझे होता है सर की दर्द। तो उसमें ये है कि आप कफ किस वजह से, आप कफ का इलाज नहीं करें, आप जो मसला है वो इलाज करें। अगर कफ आ रही है कि उसमें बलगम ज़्यादा है, हमने निकालनी है, और हम जैसा आप कह रही हैं अगर हम उसको सप्रेस करेंगे तो हम उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो वो डॉक्टर देख सकता है, केमिस्ट उनको यूजुअली देना नहीं चाहिए। हमारे यहाँ सारे दुकानों पे आप जाएं हर चीज़ ले रहे होते हैं, एंटीबायोटिक। बाय द टाइम आपके पास आते हैं उनकी बलगम सख्त हो चुकी होती है, लेसदार हो चुकी होती है, नहीं निकाल सकते, फिर आप उनको खांसी करवाते हैं, वो कहते हैं जी खांसी तो हमने करनी नहीं, हमने तो खांसी की वजह से शरबत लिया था। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। तो इसमें यह है कि जो मरीज़ हैं या उनके साथ जो उनके लोग हैं, इस बात को वो समझें कि आप ऐसे उठा के शरबत या कोई दवाई अगर लेंगे तो आप डॉक्टर के लिए मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं और अपने लिए भी कर सकते हैं, और बीमारी तूल दे जाएगी, बीमारी लंबी हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये जो बच्चों को लिटा के पिला देते हैं या मुंह में फीडर लग देते हैं, उससे बहुत ज़्यादा एस्पिरेशन हो जाती है कि वो निगल लेते हैं और सांस की नाली में या फेफड़ों में दूध चला जाता है और फिर मसले होते हैं। तो थोड़ा सा पोस्चर, राइट पोस्चर और फीडिंग बच्चों का भी या फिर ऐसे मरीजों का भी ये भी बता दें ताकि वो उस तरह से वही मैंने जिक्र किया ना कि थोड़ा सा आप उनको अपराइट करें, क्योंकि जब आप सीधा लिटाते हैं तो ये नालियाँ दोनों हैं हमारी ना, खुराक और बेसिकली जो हम सांस की नाली है वो आगे पीछे हैं, तो खुराक की नाली से भी वापस जा सकता है, बच्चा वॉमिट भी कर सकता है, हमें नहीं पता चलेगा, थोड़ी वॉमिट होती है। इसी तरह जो मरीज़ है वो भी वॉमिट कर सकता है और वो जाके उनकी सांस की नाली में चला जाएगा। तो पोस्चर जिस तरह आप कह रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है, अपराइट करना है थोड़ा सा इस तरह। बच्चों को जब आप फीडिंग कर दें तो लिटा के छोड़ना वो बात नहीं, बच्चा वो नहीं कर सकता ना, तो वो ज़्यादा पी जाएगा या अंदर चला जाएगा या वॉमिट कर लेगा। तो और उसके बाद जो आप उसको वो जो पैटर्न करते हैं कि ताकि वो एक आध वो बर्प करे, डिकार मारे तो उसका वो हजम हो जाए, और फिर आप उसको लिटा सकते हैं और वो भी थोड़ा ऊपर करके। ठीक है। तो अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे पास जो ट्यूबरक्लोसिस है वो तो हमारे बाबाए कौम को भी थी और फिर उसके बाद वो हमारी कौम के साथ ही चिपकी रही है, और जिस तरह से इग्नोर होती है और लोगों को नहीं पता कि ये ला इलाज नहीं है, बल्कि इसको आपके पास, हमारे पास तो फ्री मेडिकेशन अलाउड है और परमिटेड है और अवेलेबल है टू एवरीबडी। तो थोड़ा सा टीबी की अलामात खांसी के साथ जो होती हैं वो भी बता दें, ये जो रात को पसीना और सारा कुछ, रात को बुखार, और थोड़ा सा इनको ये भी समझा दें कि किस तरह पूरे दौरानिए के लिए 9 महीने के लिए वो दवा लेना ज़रूरी है और उसके बाद आप ठीक हो सकते हैं। जी देखिए, टीबी एक नेशनल बीमारी है, क्राइसिस था, लेकिन अब जो हम देख रहे हैं कमी आई है। ख़ास तौर पर मैं देख रहा हूँ कि जो MDR, जो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है, XDR हम उसे कहते थे, वो अब कमी हम देख रहे हैं। लेकिन टीबी हर तरह से हमारे जो है वो क्लिनिक में, हमारे अस्पतालों में आ रही है, अभी भी आ रही है। तो इसकी जो मेन वजह ये है कि हम लोग डिले करते हैं जाने में, दिखाने में,
घर वालों को बताने में, डॉक्टर के पास जाए, और ये एक स्टिग्मा है। स्टिग्मा से मुराद उर्दू में, अब इसको मैं क्या मतलब हमें लगता हाँ, है कि ये कोई हाँ, बुरी चीज़ है। बुरी हाँ। चीज़ है, लोग हमें ये कहते हैं, हमारे रिश्तेदार इसको बुरा मनाएंगे, और ये एक सोशल इशू बन सकता है। तो देखें, वो आपने जो बात की, हमारे बाबाए कौम ज़माने में बेचारे उनको टीबी हुई, ये उस ज़माने की टीबी नहीं है। इसका तशख़ीस बहुत आसान हो गई है, और ये 100% काबिल इलाज मर्ज़ है। मतलब अगर मैं बड़ी बात नहीं करता तो एक दाग भी फेफड़े में इससे इलाज के बाद नहीं रहता। लेकिन जो हमारे पास मरीज़ आते हैं आज से, मतलब ऐसे आते हैं जिनका इलाज सही ना किया गया हो, तशख़ीस सही ना की हो, या पुरानी टीबी हम देखते हैं तो उनके फेफड़े जो हैं वो डैमेज हुए होते हैं, और वो फिर फेफड़ों की बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। उनका सांस फूलता है, जिस तरह आप कह रहे हैं, फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं, मल्टीपल उनको दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, और इसके अलावा वो ऑक्सीजन उनको लग जाती है। तो ये डिसेबिलिटी के ज़ुमरे में आ जाता है। तो इसलिए खांसी प्रोलॉन्ग्ड हो, कोई भी खांसी प्रोलॉन्ग्ड हो, जब उसमें ये नहीं कि ये टीबी हो सकती है, कोई भी हो, आप ये नहीं कह रहे कि टीबी हो जाएगी। खांसी प्रोलॉन्ग हो, बुखार हो, जैसे आपने कहा रात में जो है वो पसीना आता है, वेट लॉस हो रहा है, आप खाने पीने की वज़न कम हो रहा है, आप खाने पीने की आपको वो नहीं ख़त्म हो गई है, और कभी कभी अब वो चीज़ें रही नहीं। देखें, वो अलामात जो हम किताबों में पुराने पढ़ते हैं, वो अब नहीं, चेंज हो रही हैं चीज़ें। तो वो जो हमारे जो बैक्टीरिया हैं वो भी जो है ना, वो भी अक्लमंद होते जा रहे हैं। तो अगर बलगम में खून आ रहा है तो ये सारी चीज़, फिर उसमें इम्पॉर्टेंट ये कि कोई आपके घर का फ़र्द जिसको टीबी थी और आप उनके साथ क्लोज कांटेक्ट में रहे हैं, तो ये भी मतलब आपके किस्म का बन जाता है कि आप फ़ौरन जो है डॉक्टर के पास जाएं। और सिंपल देखें, टीबी को डायग्नोज करना बड़ा सिंपल है। एयर निमोनिया को एक एक्सरे कराना है आपने, कोई फैंसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, और अलामात अगर हमें दे दें, हमें पता चल जाए, 90% ऑफ द टाइम हमें पता होता है ये टीबी है। तो कोई फैंसी टेस्ट करने, हज़ारों लाखों रुपए के टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं रहती। और एक बलगम का टेस्ट होता है, वो भी सिंपल होता है, वो तो हमारी लेबॉर्ट्रियों से भी हो जाता है, पब्लिक सेक्टर की लेबॉर्ट्रियों से भी हो जाता है। नेशनल टीबी प्रोग्राम बहुत अच्छा पाकिस्तान में काम कर रहा है, वो दवाइयाँ भी दे रहा है, वो रजिस्टर भी कर रहा है, दूर दराज इलाकों में भी कर रहा है। तो ये बहुत अच्छा गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, और अभी तक चल रहा है इसका। तो वो पूरी मेडिसिन आपने लेनी है, और जिस तरह 9 मंथ्स लेनी है, 6 मंथ्स लेनी है, डॉक्टर से रुजू करना है, वो जिस तरह आपको कहेंगे, ताकि वही बात मैं कह रहा हूँ कि जो 20 साल पुराना टीबी हम देखते हैं, 10 साल पुराना, अगर मैं सोचता हूँ कि अगर काश ये पहले आ जाते तो हम इनके फेफड़े बच जाते। तो इसलिए फ़ौरन आप जाएं, इलाज कराएं, डॉक्टर से मिलें अपने, जो भी है, ताकि आपका बर वक्त इलाज हो। और जैसे मैंने कहा कि 100% काबिल इलाज मर्ज़ है टीबी। अच्छा, थोड़ी सी अब बात करते हैं सोने के हवाले से, कि भाई नींद रात की जो है वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमारे हालात तो ऐसे हैं कि वैसी नींद नहीं आती, लेकिन हम क्या ऐसा करें कि नींद जो है वो एटलीस्ट सांस की वजह से हमारी ना उखड़े, बाकी ख्याल के ऊपर तो किसी का इख्तियार नहीं। देखें, नींद अगर सांस की वजह से उखड़ रही है तो उसमें फिर वही बात आ जाती है कि अस्थमा वगैरह हो सकता है, या सिगरेट स्मोकर्स को हो सकता है। एक नींद की अलामत जो ज़्यादा कॉमन अब हम देख रहे हैं, पहले लोग इसको इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी। जब मैं बाहर था तो मैं ये देखते थे हम लोग कि ये क्या, जैसे हम आम ज़ुबान में अब लोगों को पता है, ये स्लीप एपनिया है। मतलब ये कि आप जब सो रहे हों और आपका सांस रुक जाए, हम नहीं बता सकते, हमारे जो साथ सो रहा होता है, चाहे वो वाइफ है, चाहे हस्बैंड है, चाहे बच्चे हैं, वो देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा खुराटे जी ले रहे थे, मैं कितने दिनों से आपको देख रहा हूँ, और फिर आपका सांस आप रोक लेते थे, या हाथ पैर मारते थे, और ऐसे घबराहट में बार बार उठते थे। तो इसका मतलब है कि आपकी सांस की नाली रात को तंग हो रही है, सांस आपका रुक रहा है। और चूँकि अल्लाह ताला ने हमारा निज़ाम बहुत अच्छा बनाया, हमें बहुत अच्छा पैदा किया हुआ है, और तो हमारे ब्रेन में ऐसे सिग्नल्स हैं, ऐसा एक एरिया है जो हमारा सांस को कंट्रोल करता है। वरना अगर हमें सांस खुद दे दिया जाता कि आप सांस खुद लें, तो हम सब इस टाइम यहाँ पे ना होते। तो ये एक इनवॉलंटरी जो है एक हमारा अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया। हमें कुछ, अब मैं बोल रहा हूँ, मैं सांस ले रहा हूँ, आप बोल रही हैं, पता नहीं है किस तरह सांस ले रहे हैं। तो जब इंसान सो जाता है, वो जो एरिया है ब्रेन का, वो जागा रहता है। वाहिद एरिया है जो जागा रहता है, बाकी ब्रेन भी सो जाता है, उसको रेस्ट की ज़रूरत है। तो वो देखता रहता है कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी ऑक्सीजन कम तो नहीं हो रही, आपको क्या मसला है। अगर आपका रात में सांस रुकता है तो वो आपको झटका, एक सिग्नल देता है, उठो और सांस लो। मतलब अल्लाह का निज़ाम है इसमें। दिल एक अलहदा ऑर्गन, उसको किसी कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जो है आपके फेफड़ों को आपको कहता है उठो, और आप झटके से उठते हैं, आप सांस आपका दोबारा रिवाइव हो जाता है। तो ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। अगर आप ये अलामात देखें
तो फिर आप डॉक्टर से रजू करें। इसका मतलब है कि आपका सांस रात में रुकता है। इसके फिर ये है कि जब सांस रुकेगा आपकी नींद अच्छी नहीं होगी, आप सुबह उठेंगे तो आप आपको फ्रेश नहीं फटीग रहेंगे। होगी, आप फ्रेश होंगे, आपसे काम नहीं होगा, झटके पड़ेंगे नींद के। और इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें ये होगा कि आप ऑक्सीजन की कमी की वजह से आपका असर दिल पे होगा, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ने लग जाएगा, दिल की तकलीफ़ शुरू हो जाएगी और फिर इसमें स्ट्रोक का ख़तरा होता है। इसके फिर और बहुत कॉम्प्लिकेशन है, दिल बढ़ जाएगा, हार्ट अटैक हो सकता है। तो ये अगर आप अपने इस मीडिया के थ्रू अगर लोगों को पैगाम देना चाहें कि अपने साथ वाले को अगर आप ये देखें कि वो स्नोर कर रहे हैं तो या उनसे उनका कमरा सांस ना बदले हाँ, और कमरा ना, उन्हें कहीं और ना बल्कि बेचारे हाँ, उनको भेज दें, बल्कि उनको ऐसे नहीं डॉक्टर के करना। पास तो लेके ये जो जाएं। सीपैप मशीन है जो बहुत सारे डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं और फिर बाकायदा यूज़ करते हैं लोग ताकि उनकी ये रात की नींद ठीक हो सके और उनकी ब्रीदिंग सही हो सके, तो इसके बारे में भी बताइए, क्या ये इजीली अवेलेबल है, इसको जी। यूज़ करने का तरीका क्या है, इसकी सफाई, इसकी मेंटेनेंस कैसे करनी है और इसको यूज़ करने के फ़वाइद क्या है? जी, इसको यूज़ करने के फ़ायदे यही हैं कि जब हम सो जाते हैं और आपको मैंने बताया कि सांस की नाली हमारी बंद हो जाती है, तो बेसिकली ये क्या मशीन क्या करती है, ये हवा अंदर देती है और सांस की नाली को ये ऐसे खोल देती है। तो हवा जाती है, हवा में ऑक्सीजन जाएगी, तो आपका रात नींद आराम से गुजरेगी, आप सोएंगे और आपकी ऑक्सीजन ठीक होगी, सुबह उठेंगे तो आप फ्रेश होंगे। तो ये मशीन का काम है। लोग डर जाते हैं कि जी मशीन है, हम लगाएंगे पता नहीं क्या हो जाएगा। तो इसमें कोई ऐसे डरने की बात नहीं है, ईज़िली अवेलेबल है, प्राइस भी इसकी मिल जाती है, रिफर्बिश भी मिल जाती है। लेकिन अगर आप यूज़ नहीं करेंगे तो मैंने आपको दूसरी बातें बताई कि इस पे जो आपको डैमेज होगा हेल्थ रिलेटेड उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा तो है। बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं स्लीप एपनिया के, और ये जो सांस की तकलीफ आप कह रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल किसी की नाक बड़ी हुई है, टीएनएस वगैरह है, तो वो सर्जरी करा लें। जी, जी, और बाकी हाँ, इसमें थोड़े एक से मिसकंसेप्शन है हाँ। क्योंकि नाक हम सबकी टेढ़ी है, अच्छा। मेरे समेत। तो डीएनएस एक बहुत पॉपुलर वो है, मैं इसको प्रेफर नहीं करता। ठीक है। लेकिन क्योंकि हमारा सांस की नाली यहाँ पे है, यहाँ ओके, नहीं है, ठीक है ना? ठीक है। तो अगर मेरी नाक बंद होगी तो मुझे ज़रूरी नहीं कि स्लीप एपनिया होगा। अच्छा। मैं एक साइड खुली होगी सांस ले सकता हूँ, मैं मुंह से सांस ले ठीक है। सकता हूँ। तो ये जो मशीन है ये बेसिकली फेस मास्क पूरा होता है और हाँ। मुंह से अगर आप सांस ले रहे हैं तो ये आपको ठीक हवा है। देगी। तो डीएनएस कराने से इसका मसला हल नहीं होता। नहीं होता। इसका मसला यहाँ पे हमारे जो हलक के अंदर टॉन्सिल्स हैं, मुख्तलिफ और हमारी चीज़ें हैं, उसके अंदर हमारा पैलेट है जिसे हम तालू कहते हैं, ज़ुबान है, इसकी क्राउडिंग हो जाती है। या हमारा अच्छा, नेक अच्छा। बड़ा है, लोगों का है बड़ा, या हमारी चिन पे इसकी एक चलिए, पूरी एक एक कॉलर है हाँ। डॉक्टर साहब, सबसे पहले कॉलर की जानिब बढ़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम, मीरुल शाह मर्दान से। जी, कैसे हैं आप और क्या पूछेंगे? बिल्कुल ठीक ठाक, खुदा का शुक्र है। चलें, बहुत शुक्रिया। क्या सवाल है आपका आज का? मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहब से कि मेरा नज़ला जुकाम बहुत ज़्यादा होता है और सांस में भी बहुत तकलीफ होता है, तो बहुत ज़्यादा। अच्छा, उम्र कितनी है आपकी? तकरीबन 40 साल। और स्मोक करते हैं आप, सिगरेट पीते हैं? नहीं जी, मैं कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करता, चलिए। कोई नशा और चीज़ नहीं करता। जी डॉक्टर साहब, क्या पूछेंगे आप इनसे कि इनको बार बार जुकाम और हो जाता है? नज़ला बहुत ज़्यादा बहुत होता है, नज़ला, ठीक साइन ही नहीं होता। ठीक नहीं होता, जी, साइनसाइटिस। देखें अगर आपका क्रॉनिक नज़ला है तो आप फिर आंसर सुनिए, बहुत हम उसको ये कहते हैं कि हमारे जो यहाँ पे साइनसेस हैं बेसिकली उसकी आपको इन्फेक्शन है और वो एक आपकी क्रॉनिक बीमारी बन चुकी है, उसकी वजह से आपका सांस भी फूलता है। तो ये आपको दोनों बीमारियाँ, दोनों एलर्जी की बीमारियाँ हैं। इसके लिए आपको जो है डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, इसका नाक का एक्सरे होगा, कुछ ब्लड टेस्ट होंगे एलर्जी के लिए। फिर आपने अवॉइड करना है, जिस तरह हम अभी बता रहे थे, आपने बचना है, बाहर निकले हैं तो आप मास्क पहने, धूल गर्द गुबार से आपने बचना है। आपका काम अगर इस तरह का है कि जिसमें कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से, जिस तरह लोग काम ऐसे करते हैं जो धुएं में होता है या कोई डस्ट में होता है या कोई और चीज़ होती है, उसको आपने अवॉइड करना है। मास्क आपने पहन के निकलना है। बहुत ज़्यादा सर्दी में आपने जब निकलें तो अपने काम तक जाना है, वापस आना है। लेकिन आपके लिए और जो फ्लू वैक्सीन हर साल आती है जो अक्टूबर में, वो आपको लगानी चाहिए हर साल। तो और डॉक्टर के पास जाके कुछ दवाइयाँ आप लें, तशख़ीस हो जाए तो आपका मसला हल हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो साइनसाइटिस जो स्पेसेस हैं, ये एक्सरे से आपको जी, पता चल एक्सरे से जाएगा पता कि चल इधर जाती है, रेशा जी। तो नहीं भरा क्योंकि हुआ? अब इनका अब इस रेशे को निकालने के लिए कौन सी मेडिकेशन होती देखिए वो है? तो डिपेंड करता है कि क्या है। अगर बहुत ज़्यादा है तो फिर ज़ाहिर बात है उसको हमें ड्रेन करना ड्रेन पड़ता है, करना निकालना पड़ेगा, पड़ेगा। अगर ठीक नहीं है तो कुछ दवाइयाँ दे सकते हैं, कुछ उनको तरीका बता सकते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हो सकती है जिस तरह ये बता रहे हैं। अब इन्होंने भी इतना सीरियसली लिए बेचारे जाते होंगे डॉक्टर के पास जाके इलाज कराते हैं, थोड़ी वो दवाइयाँ लिख देते हैं, लेकिन ये क्रॉनिक अब बन गए। ठीक है।
इनका एक इलाज होना चाहिए, मुस्तकिल इलाज हो, इसको टाइम लगेगा, फिर वो वजूहात देखनी पड़ेंगी जिनकी वजह से इनको ये हो रहा है। जैसे मैंने आपको अगर एलर्जी है तो जैसे एंटीहिस्टामीन है, और अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसको एंटीबायोटिक हाँ है, फिर और उसको फिर वरना उसको ड्रेन करना उसको है। अच्छा, ड्रेन इसमें करना थोड़ा पड़ेगा। सा मुझे बताइए कि स्टीम का क्या रोल है, क्योंकि कहते हैं कि भाप लेने से, स्टीम लेने से भी बहुत ज़्यादा आपका निकल जाता है। लेकिन आते हैं कॉलर की बात। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? हमारी कॉल लाइंस अब काम करने लगी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, हमारी रेगुलर कॉलर, बहुत शुक्रिया। क्या पूछेंगी आप आज मिसेस फ़हीम? जी नहीं, मैं पेशावर से बात कर रही हूँ, मिसेस शाकिर अच्छा, खान। ये दूसरी है। अच्छा, ओके, ऑलराइट, आई एम सॉरी। जी बताइए। जी मैं पेशावर से बात कर रही हूँ, मिसेस शाकिर खान। जी जी। मुझे पहले जो था तो बहुत ज़्यादा एलर्जी थी ना, अच्छा तो एक बार मेरे मुंह से खून आया है काफ़ी मिकदार में, अच्छा। और 3 साल पहले की बात है। फिर मैंने ब्रोंकोस्कोपी भी करवाई है और एक्सरे वगैरह भी सब कुछ, लेकिन क्लियर था, कुछ भी नहीं था। अब फिर दोबारा आया है वो खून 3 साल बाद। तो फिर भी वही मसला है मेरे साथ ना, कि बहुत ज़्यादा वो खून भी आया है, और फिर मैंने सिटी स्कैन भी करवाया है, और वो भी, लेकिन फिर भी क्लियर है। लेकिन ना तो मेरी खांसी रुकती है, ना मेरा जो बलगम है वो रुकता है, और मैंने काफ़ी इलाज करवाया है इसका, लेकिन कोई असर ही नहीं हो रहा। अच्छा, डॉक्टर साहब क्या पूछेंगे आप इससे? देखिए- उम्र भी बता दीजिए अपनी। 45। 45 इनकी उम्र जी है। देखिए, आप आंसर सुनिए, थैंक यू। जी खून आने की तो बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, बलगम में और खांसी हाँ, कह रही हैं लेकिन साथ। जिस तरह इन्होंने कहा कि उसमें कुछ भी नहीं निकला, अब वो तो देख के ही बाज़ ये होता है कि क्रॉनिक अच्छा। कोई बीमारी होती, कोई फेफड़ा थोड़ा बहुत कहीं से ज़ख्मी हुआ होता है ना, हमें सीटी स्कैन पे नज़र आता है, और थोड़े जो लंग्स की लाइनिंग है वो ख़राश हो जाती है। जिस आप बहुत ज़्यादा कह रही मुझे खांसी है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा खांसी करेंगे तो खून आ सकता है। जैसे अगर हम इसको ऐसे छीलते रहें तो एक टाइम आएगा इसमें से खून रसेगा। तो वो देखना पड़ेगा कि इनको क्या अगर बीमारी है। अगर तो ये है कि खून आ गया है और इनको इन्फेक्शन हो गई है, तो थोड़ा सा इनको दवाइयाँ दे के, कोई एंटीबायोटिक दे के और रिजॉल्व हो जाए। 3 साल बाद आया तो इसमें मुझे कोई परेशानी की बात नहीं करनी है। इन्वेस्टिगेशन। डॉक्टर शास्त्री हमारे साथ हैं और कॉलर भी हमारे साथ आ गए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? वालेकुम सलाम जी, मैं टोबा टेंशन से हाजी शमशाद बात कर रहा हूँ। जी, क्या पूछेंगे आप? जी मुझे 4 माह से तकरीबन खांसी की शिकायत है और सांस की तकलीफ है। ठीक तो है। मैंने अपने टेस्ट वगैरह सारे करवाए हैं, उसमें कुछ नहीं आ रहा है, ना टीबी आया है ना कोई और चीज़ है, लेकिन सांस की बहुत तकलीफ है। सांस की बहुत तकलीफ है, खांसी बहुत है। उम्र कितनी है आपकी? उम्र तकरीबन 66 साल है। ठीक है। और आपको दिल के अमराज वगैरह का भी आपने टेस्ट कराया है? नहीं, दिल का अमराज नहीं है, ब्लड हाई होता है और शुगर हाई होती है। ब्लड प्रेशर हाई होता है। जी जी, आप आंसर सुनिए, बहुत शुक्रिया। जी खांसी तो बहुत सारी चीज़ों की वजह से सांस फूलना हो सकता है, और ख़ास तौर पे जो शुगर के मरीज़ हैं, जिस तरह ये कह रहे हैं खांसी है, तो उसमें एस्मा की अलामत हो सकती है। लेकिन ये सारा कुछ तो टेस्ट देखने के बाद ही किया जाएगा। नहीं, अलामात से भी हम डायग्नोस कर सकते हैं। एस्मा के लिए कोई टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, और बाज़ ये होता है कुछ चीज़ मिस हो जाती है, कुछ टेस्ट हम करके देख लेते हैं कि कहीं फेफड़ों में कोई और कोई बात तो नहीं है, कोई टेस्ट में तो कोई और चीज़ रह नहीं गई है। लेकिन जिस तरह से ये बात कर रहे हैं तो इतना मुझे लग नहीं रहा कि कोई ज़्यादा वो है। बीपी हाई होने से भी सांस फूल जाता है, एट टाइम्स हो सकता है। अगर बीपी अनकंट्रोल्ड हो, बाज़ आप सारा वक्त चेक नहीं कर। फेलियर की खांसी होती है, उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। कार्डिक फेलियर की जो खांसी होती है ना, उसमें आपको आवाज़ें फिर बहुत ज़्यादा आएंगी, जिसको हम आपको पता है कि वो क्रेप्स की सूरत में खड़ खड़ होगी, और मरीज़ जो होता है वो लेट नहीं सकता। इसकी एक ख़ास होती है। देखिए, जो दमे की अलामत और जो दमा एलर्जी की वजह से या दमा हार्ट की वजह से, उसमें फ़र्क ये होता है कि जो दमे का मरीज़ होता है वो जब चलता है तो वो सांस उसका फूलता है, जबकि कार्डिक जो अलामत है, जो कार्डिक की वजह से दमा होता है, जब वो लेट नहीं सके, वो कहते हैं जी मैं लेटता हूँ तो मेरा सांस रुकता है, मुझे बैठना पड़े। चलने में उसमें इतना उसको इशू नहीं होता। एक कॉलर के बाद हम इसको रिज्यूम ज़रूर करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं शहजाद बोल रहा हूँ रावलपिंडी से। जी शहजाद साहब पूछिए। मुझे पूछना था जी, 2 सवाल हैं मेरे जनरल किस्म के। एक तो ये है कि ये जो टीबी और नमूनिया है, इसकी जो अलामात हैं वो ग्रेजुअल आती हैं या अचानक भी आ सकती है? ठीक है। और दूसरा ये कि क्या पोलियो या हेपेटाइटिस की वजह से जैसे बैक्टीरिया आ जाता है जिसम में और कुछ अर्से के बाद एक्टिव होता है, तो क्या ये नमूनिया, ये टीबी भी इसी तरह होता है? ऑलराइट, थैंक यू जी, बहुत अच्छे सवाल, बहुत शुक्रिया। आंसर सुनिए। वो पूछ रहे हैं कि सडन होता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्रॉनिक या एक्यूट? बहुत अच्छा सवाल किया आपने।
देखिए नमोनिया जो है ना वो क्विक हो जाता है, जैसे हमने कहा किसी को नज़ला ज़ुकाम हुआ, खांसी हुआ और उसकी कॉम्प्लिकेशन पहले फ्लू टाइप सिम्टम्स होता है, कॉमन कोल्ड होता है और उसके बाद उसकी जो कॉम्प्लिकेशन है वो नमोनिया है। तो वो नमोनिया सडन हो जाता है, उसमें खांसी होगी, थोड़ा खून आएगा, बुखार तेज़ होगा, एक्सरे पे कोई पैच नज़र आ जाएगा, उसका ट्रीटमेंट होता है और वो मरीज़ जल्द से एहतियाब हो जाता है। तो इसकी अलामात बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए आती है, कपल ऑफ डेज़ की होगी, ज़्यादा इतना बंदा सर्वाइव नहीं कर सकता नमोनिया से, वो अस्पताल पहुंच जाएगा, उसका सांस ख़राब हो जाएगा। जो टीबी है उसकी अलामात जो होती है वो लॉन्ग टर्म होती है, मतलब हमारे पास मरीज़ आएगा, वो 6-6 महीने से उसको अलामात चल रही है, वो काम भी कर रहा है, जा रहा है, बुखार है, उसको कोली खाली खांसी है, वो कहेगा जी मुझे भूख नहीं लग रही, मेरा वज़न कम हो रहा है और मुझे खांसी आती है, कभी खून भी आता है, बस मैं डॉक्टरों को दिखाता हूँ, वो जाके मुझे दवाइयाँ दे सकते हैं। तो ये 2 साल पुरानी भी बात हो सकती है, 1 साल पुरानी भी बात हो सकती है, 6 महीने भी होती है। टीबी कभी भी बहुत जल्दी नहीं हो सकती, ये एक्यूट इलनेस नहीं है, इट्स अ क्रॉनिक इलनेस। अच्छा, दूसरा इनका सवाल था कि जैसे पोलियो और हेपेटाइटिस वगैरह में वो कह रहे थे कि लेटेंट भी होता है, अंदर छुपा हुआ होता है, पता नहीं होता, फिर अचानक एक दिन वो आपको पता लगता है कि वो कैंसर तक बन गया है। तो वो थोड़ा सा इसके बारे में पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा होता है लेटेंट भी या हिडन भी रहता है अंदर? नमोनिया तो छुपी हुई बीमारी नहीं होती, वो तो एक्यूट होती है, वो फ़ौरन आएगी, विद इन डेज़ आएगी और मरीज़ को पता चल जाएगा, बहुत ज़्यादा बीमार होता है। टीबी के अलामात बहुत ऐसा होती है, इसलिए मरीज़ टाइम गुजारता रहता है। जब वो तशख़ीस हो जाए, उसका आप अच्छी तरह इलाज कर लें, उसके बाद जो है कुछ जरासीम आपके जिस्म में, आपके फेफड़ों में रह जाते हैं, 100% वो नहीं जाते, लेस देन 1% है। तो देर इज़ अ चांस कि कभी भी ज़िंदगी में इंसान की इम्यूनिटी कम हो, कुछ और मसला हुआ हो, तो ये जो छुप के बैठा होता है ये वापस आ सकता है। लेकिन हज़ारों में हम एक आध मरीज़ कभी देखते हैं और वो भी किसी और वजह से, अगर वो बीमार हुआ हो तो वो उसको टीबी हो जाती है। लेकिन जैसे मैंने शुरू में कहा कि 100% काबिल इलाज मर्ज़ है, इलाज उसका 100% है। लेकिन लेटेंट टीबी एक और टर्म है, उसमें ये होता है कि आप जरासीम से एक्सपोज हो जाते हैं, लेकिन जरासीम आपके अंदर है लेकिन बीमारी नहीं है। वही बात हेपेटाइटिस की है, सी की है, कि पड़ी रहती है, वो बाद में डायग्नोज होती है। तो ये बीमारी पड़ी रहती है, टेस्ट उसका पॉजिटिव आता है, लेकिन उसे हमें ट्रीट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। मतलब अगर मैं बहुत सारे मरीज़ों को देखता रहता हूँ, अगर आप मेरा टीबी टेस्ट कराएंगे तो वो पॉजिटिव होगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे टीबी है, मुझे इन्फेक्शन है। टीबी से मुराद वो इन्फेक्शन है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर शाज़दी, आप हमें बता रहे थे, जैसे हमारे कॉलर ने भी पूछा था खांसी की रीजंस बता रहे थे, और आपने कहा कि जो चलने से खांसी होती है वो अस्थमा होता है या दम्मा होता है, और मोस्ट प्रोबेबली उनको दम्मा है। तो थोड़ा सा दम्मे के लिए भी बता दीजिए कि जो लॉन्ग टर्म मेडिकेशंस होती हैं आफ्टर डायग्नोसिस ऑफ दम्मा, वो क्या? जी देखिए, उसमें ये होता है कि हम जो सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड दवाई चॉइस, नंबर 1 चॉइस है, वो इन्हेलर्स हैं। इसमें मरीज़ों को अगेन वो हो जाता है कि बहस शुरू हो जाती है कि जी इन्हेलर ना दें हमें। अच्छा, इन्हेलर वो ऐसे समझते हैं जैसे पता नहीं कोई क्या चीज़ हम उनके उसमें जाए। इसके अलावा आप उनको दवाई दे दें, शरबत दे दें, टीके लगा दें, उन्हें कोई उसका वो नहीं, बल्कि जितनी आप दवाइयाँ और देंगे उसके नुकसान ज़्यादा हैं। अब ये दवाई पहुंचाने का तरीका है फेफड़ों में, और उसमें जब आप इन्हेलर देते हैं तो डायरेक्ट फेफड़ों की बीमारी है या सांस की नाली के, तो वो जाके उसको मलम लगा के ठीक कर देती है। अब आंख का अगर बीमारी है तो हम गोली तो नहीं देंगे, हम आंख के ड्रॉप्स डालेंगे, सोन नाक के डालेंगे, तो इन्हेलर लेना चाहिए और कुछ अरसे के लिए लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर शाज़ली थे, और आपका देखने का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपने फेफड़ों का रखिए खास ख्याल और लीजिए एक डीप सी सांस एंड रिलैक्स। अल्लाह हाफिज़।